लाहौर में एक लड़की रहती है जिसका नाम है फातिमा। उसका शौहर एक नया मकान बदलता है, वो एक नए मकान में जाते हैं। लेकिन जैसे ही मोहल्ले में ये लड़की एंटर करती है, इसको एक अजीब सी फीलिंग होती है। ये एक पहला मकान देखकर कहती है कि मैं जानती हूं कि इस मकान के बाद अगला मकान जो कॉर्नर पे आएगा, मोड़ पर आएगा, वो पीले रंग का है। उसका शौहर सुनकर हैरान हो जाता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। वो कहती है कि इसके बाद यहाँ पर कोने पे एक दरख्त भी है। शौहर फिर हैरान हो जाता है और वो अपने शौहर से कहती है कि मैं इस मोहल्ले में पहले आ चुकी हूँ, पर मुझे सही से याद नहीं है। मुझे लगता है कि सब कुछ पहले हो चुका है, लेकिन मैं भी जानती हूँ कि मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई। उसका शौहर कहता है कि इम्पॉसिबल है कि तुम इस मोहल्ले में पहले कभी आई हो, क्योंकि हम पहली बार यहाँ आ रहे हैं। वो लड़की मुकम्मल तौर पर ना गलत थी ना सही थी। उसको जो फीलिंग हो रही थी, ये वो फीलिंग है जो अक्सर आपको होती है, मुझे होती है जिंदगी के मुख्तलिफ मौके पे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन हो रही है ये पहले हो चुकी है। जहां मैं बैठा हूं, मैं यहाँ पर पहले कभी आया हूं। जिन लोगों से मैं मिल रहा हूं, इन लोगों से मेरी शायद कभी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। इस फीलिंग को डेजा वू कहते हैं। ये फ्रेंच जबान का लफ्ज है जिसके मतलब है ऑलरेडी सीन के, पहले से देखा हुआ। आज डेजा वू को एक्सप्लेन करने के लिए दुनिया में 40 से ज्यादा थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन कोई एक भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो मुकम्मल तौर पर सही बात आपको बयान करती हो। लेकिन इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले एक चीज बयान की थी जिसका ताल्लुक इस फीलिंग के साथ बनता है। लेकिन उस बात को आज तक किसी साइंस वीडियो ने एक्सप्लेन नहीं किया, उसको कभी इंक्लूड नहीं किया गया और किसी ने सीधा इस सवाल के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ वाक़े, कुछ इलाके, कुछ लोग और कुछ मकामात जिंदगी में ऐसे होते हैं जो देखे हुए लगते हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सन 1886 में एक फ्रेंच फिलोसोफर एमिली बोरियाक ने पहली बार इस एक्सपीरियंस को एक नाम दिया, डेजा वू। तब से 40 से ज्यादा थ्योरीज आज मौजूद हैं, लेकिन 3 सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी, जिसका नाम है डुअल प्रोसेसिंग, ये कहती है कि ब्रेन एक मोमेंट को प्रोसेस करते वक्त 2 ट्रैक्स पर काम करता है। पहला है परसेप्शन ट्रैक और दूसरा है मेमोरी ट्रैक। नॉर्मल टाइम पीरियड में ये दोनों ट्रैक्स आपस में एक दूसरे के साथ मुताबिकत में रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक ट्रैक थोड़ा सा देर से आता है, यानी मिली सेकेंड्स का फर्क होता है और ब्रेन लेट से आने वाली इंफॉर्मेशन को ये कहता है कि शायद ये सब कुछ पहले से हो चुका है, शायद ये सीन मैं पहले देख चुका हूं। इसको आमतौर पर एक ग्लिच और एक वायरिंग एरर कहा जाता है। फिर दूसरी थ्योरी आती है और दूसरी थ्योरी बात करती है हॉलोग्राम थ्योरी की, यानी ब्रेन मेमोरीज को हॉलोग्राम की तरह स्टोर करता है, जिसमें सिर्फ एक फ्रेगमेंट स्टोर करना काफी होता है पूरी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर जाकर आप एक टेबल क्लॉथ देखते हैं। वो जो टेबल क्लॉथ है वो आपको दादी के घर की याद दिलाता है, यानी दादी के घर वाली फीलिंग एक बार फिर जाग जाती है। लेकिन आइडेंटिटी नहीं होती तो फेमिलियरिटी मौजूद होती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये पहले हो चुका है। फिर आती है तीसरी थ्योरी, जिसको डिवाइडेड अटेंशन कहते हैं, कि आप एक जगह दाखिल होते हैं 1 सेकंड पहले, लेकिन आपकी नजर अपने फोन पर पड़ती है और आप फोन में बिजी हो जाते हैं। ब्रेन ने उस सीन को रिकॉर्ड कर दिया है सबकॉन्शियस के अंदर, और जब आप नजर उठाते हैं तो ब्रेन कहता है कि शायद ये सब कुछ पहले से हो चुका है। सो टेक्निकली वो सीन पहले से मौजूद होता है क्योंकि आप उस सीन में एग्जिस्ट करते हैं। ये है तीसरी थ्योरी, और ये तीनों थ्योरीज सब की सब रीजनेबल लगती हैं, लेकिन सब की सब पार्शियल हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला इन थ्योरीज के साथ, क्योंकि ये थ्योरीज एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करती और उसे आप टेम्पोरल लोब कहते हैं। सन 1950 में मॉन्ट्रियल के अंदर एक न्यूरोसर्जन विल्डर पेनफील्ड ने एक तजुर्बा किया। ब्रेन सर्जरी के दौरान पेशेंट अवेक था। पेनफील्ड ने एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इलेक्ट्रोड लगा दिया।
अब उससे हुआ क्या? पेशेंट ने फौरन कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहां पर पहले भी आ चुका हूं। यानी डेजा वू ऑन डिमांड हो गया। एक बटन की तरह ब्रेन का एक स्पेसिफिक जगह पर टच करने से वो फीलिंग दोबारा जाग गई और जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस ने इसे डॉक्यूमेंट किया है। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के पेशेंट्स डेजा वू को सीजर से पहले रेगुलरली एक्सपीरियंस करते हैं। जब टेम्पोरल लोब मिसफायर करता है, वो फीलिंग आती है। तो क्या साइंस ने वो मैकेनिज्म ढूंढ लिया है? हरगिज नहीं, क्योंकि एक सवाल अभी भी बचा हुआ है जो इस सब को एड्रेस नहीं करता। अगर ये सब कुछ एक रैंडम ग्लिच है तो डेजा वू रैंडम होना चाहिए। कभी कभी ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये रैंडम नहीं होता है। ये बड़ा फेमिलियर होता है, बड़ा स्पेसिफिक होता है। और कोई भी कॉन्वर्सेशन आपको ऐसे लगती है कि एग्जैक्टली इसके बाद ये हुआ था। डेजा वू रैंडम नहीं होता और डेजा वू ऐसे नहीं होता जैसे ये बयान करते हैं। और अब इस मिस्ट्री के अंदर एक डायमेंशन और भी है। डेजा वू का उलट भी होता है और उसका नाम है जमेस वू। जब कोई चीज जो आप रोज देखते हैं, जानते हैं, अचानक बिल्कुल नई लगती है, अजनबी लगती है। आप अपना नाम 20-20 बार सफ़े पर लिखते हैं, कागज़ पर लिखते हैं और वो अजीब लगने लगता है, जैसे आपने ज़िंदगी में कभी पहले देखा ना हो। आप अपने हाथों की तरफ देखते हैं और जितना देखते हैं वो आपको स्ट्रेंज लगने लगते हैं, जैसे किसी और का हाथ हो। डेजा वू में जो पहले नहीं देखा वो जाना पहचाना लगता है और जमेस वू के अंदर जो रोज देखते हैं वो अनजान लगने लगता है। ये दोनों एक ही सिस्टम की क्रिएशन है और उस सिस्टम का नाम है रूह। और ये रूह की कहानी क्या है ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। सन 2014 में न्यूयॉर्क के अंदर एक बिग थिंक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया गया। दुनिया के सबसे बड़े थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट को बुलाया गया, इकट्ठा बिठाया गया। उनमें से एक मिचियो काको से डेजा वू के बारे में किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि डेजा वू शायद सिर्फ ब्रेन की पुरानी मेमोरीज के फ्रेगमेंट्स हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में एक्चुअली पैरेलल यूनिवर्सेस हैं। हम वेव्स हैं, हम वाइब्रेटिंग वेव्स हैं और ये वेव्स स्प्लिट होती हैं। जब दो यूनिवर्सेस इन फेज हो जाती हैं तो वो ब्रीफली कनेक्ट करती हैं और फिर डीकोहेयर हो जाती हैं, अलग फ्रीक्वेंसीज पर चलने लगती हैं। अब जरा एक मिनट के लिए सोचें, पैरेलल यूनिवर्सेस, क्वांटम वेव्स, मल्टीपल रियलिटीज, ये सुनने में कितना एक्साइटिंग लगता है और शायद है भी। लेकिन पहले ये समझें कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि डेजा वू इसलिए होता है क्योंकि आपने वो मोमेंट एक पैरेलल यूनिवर्स में एक्चुअली जिया है। लेकिन मिचियो काको ने खुद एक प्रॉब्लम भी बताई है। वो कह रहे हैं कि हम इन पैरेलल यूनिवर्सेस में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि हम उनसे डीकोहियर हो चुके हैं, हम अलग फ्रीक्वेंसीज पर हैं। यानी साइंस की सबसे एक्साइटिंग थ्योरी है और अपनी ही एक्सप्लेनेशन के अंदर उन्होंने कहा है कि हम स्टक हो चुके हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस पॉसिबल हैं थ्योरी में, लेकिन इम्पॉसिबल है एक्सेस करने के लिए। तो डेजा वू एक्सप्लेन नहीं होता है। साइंस की लिमिटेशन ये नहीं है कि साइंटिस्ट स्मार्ट नहीं है। साइंस की लिमिटेशन ये है कि साइंस सिर्फ वो देख सकती है जो फिजिकल है, जो मेजरेबल है, जो टेस्टेबल है। और डेजा वू इन क्राइटेरिया पे फिट नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ जिस्म में नहीं होता, वो रूह में होता है और रूह साइंस के टूल से मेजर नहीं होती। आज से 1400 साल पहले एक आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ही लाइन में दो चीजें कही जिन्हें साइंस आज अलग अलग ट्राई करने की कोशिश करती है। सूरह अल इसरा आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, और तुमसे रूह के मुताल्लिक पूछते हैं, तुम फरमाओ रूह मेरे रब के हुक्म से एक चीज है और ऐ लोगो तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। अब सवाल यह है कि आयत कब नाजिल हुई और क्यों? यहूद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया रूह के बारे में कि ये रूह क्या है, कहाँ से आती है। दुनिया के सबसे बड़े इल्म रखने वालों ने पूछा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या जवाब दिया कि तुम्हें इल्म बहुत थोड़ा दिया गया है। एक लाइन और 1400 साल के बाद
मिचियो काको, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे फेमस फिजिसिस्ट, वो क्या कह रहा है? डेजा वू के बारे में हम श्योर नहीं है। विल्डर पेनफील्ड ब्रेन सर्जरी करते करते इलेक्ट्रोड से डेजा वू बनाता है और फिर कहता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। न्यूरो साइंस एंड बायो बिहेवियरल रिव्यूज इन 2023 इन्होंने एक रिसर्च पब्लिश की और वो कहती है द एग्जैक्ट मैकेनिज्म रिमेन्स अनक्लियर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 7वीं सदी में कह दिया कि रूह के बारे में तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। साइंस 21वीं सदी में कंफर्म कर रही है रूह के बारे में कि हमारा इल्म थोड़ा है। और अब वो सवाल जो इस सब को सॉल्व करता है, इस मिस्ट्री को सॉल्व करता है, और वो सवाल ये है कि ये जो रूह है ये हमारे जिस्म में आने से पहले कहाँ थी? ये रूह हमारे जिस्म में आने से पहले आलमे अरवाह में थी, वो डायमेंशन जहां आपकी रूह इस जिस्म में आने से पहले वजूद रखती थी। और कुरान में इस डायमेंशन का एक वाकया बयान किया गया है जो इस सब को चेंज करके रख देता है। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 172, और ऐ मेरे महबूब याद करो जब तुम्हारे रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी नस्ल निकाली और उन्हें खुद पर गवाह बनाया और फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा क्यों नहीं, हमने गवाही दी। ये इसलिए हुआ ताकि तुम क़यामत के दिन ये ना कहो कि हमें इसकी खबर न थी। अब सबसे पहले इस आयत का मतलब समझते हैं। इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम इंसानों की अरवाह को एक जगह जमा किया, एक बड़ी गैदरिंग हुई, सब अरवाह एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद थी और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और आपकी रूह ने जवाब दिया हाँ हम गवाही देते हैं। ये मीसाक कहलाता है, ये अहद कहलाता है। और ये सिर्फ एक थियोलॉजिकल पॉइंट नहीं है, ये एक फैक्ट है जो डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है कि डेजा वू स्पेसिफिक क्यों होता है। क्योंकि उस गैदरिंग में आपकी रूह मौजूद थी, उस गैदरिंग में कुछ और अरवाह भी थी, उस गैदरिंग में मकामात थे, लम्हे थे, चीजें थी। आपकी रूह ने उन मकामात को देखा है, उन अरवाह को पहचाना है, उन लम्हों में मौजूद रही है। फिर आप दुनिया में आए और दुनिया में आने के बाद आपकी बहुत सी यादें ट्रांसफर नहीं हुई, आपके ब्रेन को वो याद नहीं है, लेकिन आपकी रूह को वो याद है। अब हदीस की बात करते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है ये हदीस और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूहें एक मौज़्ज़म लश्कर की तरह है। जो रूहें पहले से एक दूसरे को जानती थीं, इस दुनिया में मिलकर उनसे उल्फत हो जाती है। जो नाखुश थीं अलग रहती हैं। अब ये बात समझने वाली है कि एक मौज़्ज़म लश्कर यानी सोल्जर्स की तरह जो पहले साथ थे फिर दुनिया में बिखर गए और जब आप मिलते हैं तो रिकग्नाइज करते हैं। आप कभी किसी से पहली बार मिले हो और मिलकर ऐसा लगे, फौरन ऐसा एहसास हो कि इसे पहले से जानता हूं, कोई रीजन नहीं है, कोई शेयर्ड हिस्ट्री भी नहीं है, ये फेमिलियरिटी है। साइंस इसे पर्सनालिटी कंपैटिबिलिटी कहती है, लेकिन इस हदीस ने 1400 साल पहले बता दिया कि रूह की पहले से मुलाकात रही है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फतहुल बारी में लिखते हैं, जो सही बुखारी के सबसे अथॉरिटेटिव शरह हैं, वो कहते हैं कि अल-खताबी ने लिखा कि इस हदीस में आलम की तरफ इशारा है जहां रूहों को जिस्मों से पहले पैदा किया गया था। जो रूहें वहां एक दूसरे से वाकिफ थीं, उन्होंने दुनिया में आकर एक दूसरे को पहचाना। तो यहां पर एक बात समझ में आती है कि अगर आलम अरवाह में रूहों को एक दूसरे की पहचान होती है तो आलम अरवाह में मकामात की भी पहचान हो सकती है, लम्हों की भी पहचान हो सकती है, चीज़ों की भी पहचान हो सकती है। और जब इस दुनिया में कोई चीज़, कोई जगह, कोई लम्हा वो पुरानी रूह वाली मेमोरी से मैच करता है तो वो फ्लैश उठता है, फ्लैश आपके अंदर पैदा होता है और फिर सवाल आता है कि शायद मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ और इसी को आज आप डेजा वू कहते हैं। अब एक फ्रेमवर्क जो साइंस और इस्लाम दोनों को एक जगह रखता है। आपके ब्रेन में टेम्पोरल लोब में, हिपोकैम्पस में इस दुनिया की मेमोरीज हैं,
इस दुनिया की, इस जिस्म की, क्या खाया, क्या पहना, क्या देखा, लेकिन कुरान कंफर्म करता है कि रूह इस जिस्म से पहले की थी। यानी आलम अरवाह में रूह ने चीजें देखी, अरवाह से मिली, मकामात में रही, और वो भी मेमोरीज हैं, वो रूह की मेमोरीज हैं। एक नॉर्मल दिन में दोनों पैरेलल चलते हैं, ब्रेन की मेमोरीज इस दुनिया की और रूह की मेमोरीज उस दुनिया की। दोनों अलग हैं, दोनों खामोश हैं, लेकिन कभी कभी एक लम्हा आता है, कोई चीज, कोई जगह, कोई चेहरा, कोई कॉन्वर्सेशन रूह की उस पुरानी मेमोरी से मैच करती है। एक फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के लिए रूह की मेमोरी ब्रेन के कॉन्शियसनेस में सरफेस पर आती है। एक फ्लैश उठता है कि मैं यहां पहले आ चुका हूं, ये सीन पहले देखा हुआ है, इस इंसान से पहले मुलाकात हो चुकी है। साइंस इसको कहती है टेम्पोरल लोब मिसफायर। ये फ्रेमवर्क कहता है कि वो मिसफायर एक्चुअली एक मोमेंट है जब ब्रेन की वायरिंग और रूह की मेमोरी ब्रीफली एक दूसरे को टच करती है। साइंस मैकेनिज्म डिस्क्राइब कर रहा है और इस्लाम मीनिंग दे रहा है। और अब जब आपके जिंदगी में जमेस वू होता है और वो वापस आता है, तो अगर डेजावू को देखें तो वो रूह की पुरानी मेमोरी का इस दुनिया में आना है और जमेस वू इस दुनिया की पुरानी चीज का रूह को नहीं लगना है। यानी अगर आप अपना हाथ देखें, अचानक आपको अनजाना लगता है क्योंकि रूह का वजूद उस हाथ के वजूद से पहले का है। आलम अरवाह ने उसने नहीं देखा था, तो रूह के लिए ये हाथ कभी कभी बिल्कुल एक नई चीज लगता है। दोनों एक्सपीरियंसेस एक ही हकीकत के दो चेहरे हैं। रूह इस जिस्म में कैद है, कभी कभी बाहर झांकती है और कभी कभी अंदर खींचती है। अब एक और चीज जो डेजावू के ज्यादा आने के वक्त से कनेक्ट होती है, सूरह अज़-ज़बुर की आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि अल्लाह रूहों को कब्ज करता है मौत के वक्त और जो नहीं मरती उन्हें नींद में। ये जो नींद है ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। नींद में रूह वापस जाती है जिस्म को छोड़कर, और उलमा कहते हैं कि आलम अरवाह के करीब जाती है, आलम बरज़ख के करीब। सुबह जब आप उठते हैं तब रूह वापस आती है, और रिसर्चर्स ने नोट किया है कि डेजा वू सुबह के वक्त ज्यादा होता है। विविड ख्वाब देखने वालों को ये ज्यादा कॉमनली होता है। साइंस कहती है कि ब्रेन सुबह सुबह जब आप उठते हैं तब ग्रॉगी होता है, मेमोरी सिस्टम पूरी तरह से सिंक नहीं होता, और ये फ्रेमवर्क कहता है कि रूह अभी ट्रांजिशन में है, वो दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। उस ट्रांजिशन में कुछ यादें, कुछ ग्लिम्पसेस अभी भी सरफेस पे आती हैं। डेजा वू उस खुलते हुए दरवाजे का एक लम्हा है। अब आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अल अराफ की आयत नंबर 172 के अंदर एक रीजन दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मीसाक का रीजन दिया है, और ये रीजन मैटर करता है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है, जिसका मफहूम है कि ताकि तुम क़यामत के दिन ये ना कह सको कि तुम बेखबर थे। यानी कोई इंसान ये ना कह सके कि मुझे पता नहीं था। हर इंसान की रूह पहले से जानती है, हर इंसान की रूह उस दिन की गवाह है, और जब वो रूह इस जिस्म में आई वो याद गुम हो गई लेकिन खत्म नहीं हुई है। इसीलिए हर इंसान की फितरत में एक खाली जगह होती है जो पैसे से नहीं भरती, जो शोहरत से नहीं भरती, जो रिलेशनशिप से नहीं भरती, जो इस दुनिया की किसी चीज से नहीं भरती, क्योंकि वो जगह आलमे अरवाह वाली है, वो अल्लाह की मार्फत की जगह है। और डेजा वू सिर्फ एक साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन नहीं है, वो उस खाली जगह का एक सिग्नल है, एक दूर से आती हुई आवाज है जो एक पल के लिए सरफेस पे आती है और कह रही है कि तुम पहले भी यहां थे और तुमने एक वादा अपने रब से कर रखा है।